हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीआरवी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजनन। ठीक है, और क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बच्चों, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं कि इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप कर लीजिए ताकि आपका पीडीएफ के द्वारा रिविज़न बहुत अच्छे से हो सके। दोस्तों, चलिए हम कर लेते हैं अपने क्लास को शुरू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजनन। इसको हम बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। प्रजनन वो कितने प्रकार का होता है? तो जो प्रजनन होता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दोस्तों, इस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक यानी एक ही पेरेंट्स शामिल होता है और इसमें यौन कोशिकाओं यानी जिसको हम बोल देते हैं गैमीट्स की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, संतानें बिल्कुल माता पिता के समान होती हैं और यह प्रजनन आमतौर पर सरल जीवों में होता है, जैसे कि जीवाणु, अमीबा, हाइड्रा, फंगस, ठीक है, इत्यादि। दोबारा आपको समझा देती हूँ इसको। सबसे पहला हमें इसमें जानना है अलैंगिक प्रजनन में, क्योंकि देखिए इसमें जो हमारा जो प्रजनन होता है इसमें किसी एक लिंग के द्वारा भी हम प्रजनन कर सकते हैं। जैसे कि हम मनुष्य में देखते हैं या किसी जीव जंतु में देखते हैं, तो इसके लिए हमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, मेल और फीमेल, तभी ये जो होता है ये प्रजनन संभव हो पाता है। ठीक है, तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह एक पेरेंट्स यानी सिंगल पेरेंट्स जो होता है उसके द्वारा ये प्रजनन संभव हो जाता है। इसमें जो होता है यौन कोशिकाओं यानी गैमीट्स की आवश्यकता नहीं होती। जो आमतौर पर जो लैंगिक प्रजनन होते हैं उनमें कोशिकाओं की यानी गैमीट्स की आवश्यकता होती है। इसमें संतानें बिल्कुल माता पिता के समान होती हैं। जो अलैंगिक प्रजनन होते हैं उसमें एकदम सेम टू सेम माता पिता के समान, जैसे भी अगर मतलब कि सिंगल पेरेंट्स है तो माँ है तो माँ के जैसे ही इसमें बच्चे जन्म लेते हैं और यह प्रजनन आमतौर पर सरल जीवों में होता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक में होता है, जैसे कि जो हो जाते हैं हमारे जो मुख्यतः हो जाते हैं इसके उदाहरण, इनके उदाहरण आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं दोस्तों ये। जैसे कि जीवाणु हो जाता है, अमीबा हो जाता है, हाइड्रा हो जाता है। मैंने कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, उसमें देखा हुआ है कि अलैंगिक प्रजनन में सीधे यहाँ से ऑप्शन उठा करके आ जाते हैं। 3 ऑप्शन अगर ये दे देगा और एक कोई और किसी जीव या जंतु का नाम दे देता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अमीबा, हाइड्रा और फफूंद जीवाणु होते हैं ये मुख्यतः अलैंगिक प्रजनन होते हैं। इनमें मुख्यतः अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अलैंगिक प्रजनन के जो प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार का होता है। इनको हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हम देखते हैं द्विविभाजन। इसको हम बाइनरी फिजन भी बोल देते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे में हो या किसी अदर एग्जाम में हो, जहाँ साइंस पूछी जाती है, ये लैंगिक अलैंगिक प्रजनन से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देख लिया तो आपको ना तो बुक पढ़ने की आवश्यकता है और ना कि किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता है। एक ही वीडियो से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको देखना है, वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, समझना भी है। एक एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ एक एक चीज़ नोट डाउन करना है आपको, क्योंकि आप बार बार तो देखते नहीं रहेंगे रिवीजन के लिए। तो इसीलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है आपको वीडियो को। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं जो बाइनरी फिजन होता है वो क्या होता है। तो बाइनरी फिजन होता है एक जीव 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। जो एक जीव होता है वह 2 समान भागों में विभाजित होता है। जैसे कि हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये होता है हमारा जो एक जीव होता है ये 2 समान जीवों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे जिस आकार का ये होता है वैसे छोटे छोटे 2 आकारों में विभाजित हो जाता है। इसको हम बोल देते हैं द्विविभाजन या बाइनरी फिजन। 1 से 2 बन जाते हैं। ये इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, बस ये बाइनरी फिजन करते हैं। ये 1 से बट करके ये 2 बन जाएंगे, ये 2 से बट करके फिर 4 बन जाएंगे। ऐसे इनका बाइनरी फिजन होता है।
इसके उदाहरण क्या हो जाते हैं, आपको सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कुछ ध्यान रखना है तो ये जैसे ये वाला आप याद रख रहे हैं बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके उदाहरण आपको दोस्तों ध्यान रखना है। मैं बार बार इसको फोर्सफुली बोल रही हूँ इसीलिए, ताकि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा गौर करिए कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा आपको फोर्स करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना। उदाहरण हो जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, और लीशमैनिया। यूग्लिना और एक और होता है लीशमैनिया। आपको ध्यान रखना है। अगर आप पेन कॉपी लेकर के आप बैठे हैं इस क्लास को देखने के लिए तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। अगर यहाँ पे अगर टाइप नहीं हो पाया है तो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, आपको बताते जा रही हूँ कि क्या इसमें अगर नहीं लिखा है तो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। और जो ये हमारे होते हैं ये किस जगत के पाए जाते हैं, इसके जो हमें जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन के सारे जीव जो आते हैं वो हमारे आ जाते हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है, प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। और प्रोटिस्टा किसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये आ जाता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं हम जो मल्टी फिजन होता है। मल्टी फिजन क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं बहु विभाजन, ठीक है। बहु विभाजन क्या होता है, तो बहु विभाजन होता है इसमें एक कोशिका कई नई कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। जो एक कोशिका है वह कई नई कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। जैसे कि आप ये इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ये कई नई कोशिकाओं में विभाजित होता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं, तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने दोस्तों आपको बार बार फोर्सफुली बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। जो मल्टी फिजन का हो गया और बाइनरी फिजन जो होता है, इनके सभी के आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ध्यान रखने योग्य क्या है, तो ये है इसके उदाहरण। पहला हो जाता है प्लाज्मोडियम, दूसरा हो जाता है बैक्टीरिया, तीसरा हो जाता है शैवाल, ठीक है। आपको ये तीनों एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इनफैक्ट आपको नोट डाउन ही करना है। अब देख लेते हैं हम कलिका बनना। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं बडिंग। और इसको हम एक नाम और देते हैं दोस्तों जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नाम हो जाता है हमारा मुकुलन, ठीक है। आपको ये वाला नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी ऐसे नाम आ जाते हैं एग्ज़ाम में जो आपने कभी सुने हुए नहीं होते। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बडिंग और मुकुलन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में ये भी नाम आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब देख लेते हैं कि जो हमारा बडिंग होता है ये क्या होता है, तो ये जनक जीव जो होता है, जनक जीव की तरह सतह पर एक छोटी सी कलिका यानी बड बनती है जो विकसित होकर के नया जीव बनती है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमारा ये हो जाता है हाइड्रा, ठीक है। अब हाइड्रा से ये एक छोटी सी जो होती है कलिका जिसको हम बड बोल देते हैं, ये बन रही है। अब ये धीरे 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 विकसित होकर के ये एक नया जीव बन जाती है और इससे पूरी तरह से अलग हो जाती है, ठीक है। ये ऐसे बन करके ये पेरेंट्स से पूरी तरह से अलग हो जाती है। इसके उदाहरण क्या होते हैं, तो इसके उदाहरण हो जाते हैं ईस्ट, हाइड्रा, तीसरा हो जाता है हमारा, पहला हो जाता है ईस्ट, दूसरा हो जाता है हाइड्रा, तीसरा हो जाता है हमारा खमीर, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये तीन एग्जाम्पल तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ईस्ट, खमीर और हाइड्रा। अब चौथा देख लेते हैं स्पोर्स निर्माण, ठीक है। यह हम इसको बोल देते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पोर्स फॉर्मेशन। इसको हम बोल देते हैं हिंदी से खंडन भी बोल देते हैं। आपको ये वाला नाम ध्यान रखना है, खंडन, ठीक है। अब खंडन में देख लेते हैं ये क्या होता है दोस्तों। जो कुछ जीव होते हैं वो हो जाते हैं बीजाणु, स्पोर्स के माध्यम से प्रजनन करते हैं। कैसे करते हैं, स्पोर्स के माध्यम से, ठीक है। ये अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर के नया जीव बनाते हैं। देख लेते हैं तो इसके उदाहरण हो जाते हैं फफूंद और शैवाल। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
अगला देख लेते हैं हम खंडन। इसको हम खंडन बोलते हैं या फ्रेगमेंटेशन भी बोल देते हैं। ये क्या होते हैं? तो ये हो जाते हैं हमारे जनक जीव में टूट जाता है और हर खंड से एक नया जीव बनता है। जैसे उदाहरण हो जाता है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। जो शैवाल होता है वो है स्पाइरोगाइरा। अब छठवां देख लेते हैं हमारा जो वनस्पति जनन होता है, इसको हम कायिक जनन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको वनस्पति जनन को हम इसको क्या बोलते हैं? कायिक जनन, ठीक है। आपको ये वाला नाम भी ध्यान रखना है। ये क्या होता है? तो ये पौधों में होने वाला अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें तना, जड़, पत्तियों से नया पौधा बन जाता है। किसमें? जड़, तना और पत्तियों से नया पौधा बन जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाते हैं? तो इसके उदाहरण हो जाते हैं मुख्यतः आलू, अदरक, गुलाब, ठीक है, मनी प्लांट, इसके ये मुख्यतः उदाहरण हो जाते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं हम लैंगिक प्रजनन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अलैंगिक प्रजनन, और अब पढ़ रहे हैं हम लैंगिक प्रजनन। और दोस्तों मैंने जो अलैंगिक प्रजनन में एक यहाँ पे शायद लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हमारा हो जाता है बीजाणु बनना। बीजाणु बनने में क्या हो जाता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल हो जाता है हम अपना मांस, बीजाणु का बनना। इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है? इसका पहले हो जाता है मॉस, इसका दूसरा हो जाता है फर्न, तीसरा हो जाता है राइजोपस, ठीक है। और चौथा क्या हो जाता है इसमें? तो चौथा हो जाता है हमारा म्यूकोर। ये आपको चारों अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं अपना लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये देख लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है। तो ये इस प्रकार के जो प्रजनन होते हैं, इसमें दो जनक यानी नर और मादा शामिल होते हैं। और जो हमारा अलैंगिक प्रजनन था उसमें केवल एक जनक का होना इम्पोर्टेंट था, इसमें दो जनक का होना कोई ज़रूरी नहीं था। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो जनक का होना आवश्यक है, इसमें एक नर और एक मादा, ठीक है। जो नर होता है, ये नर होता है, नर जनक से शुक्राणु यानी स्पर्म और मादा जनक से अंडाणु यानी एग बनता है। इन दोनों के संयोग से निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक नई संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन के चरण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गैमीट निर्माण। गैमीट निर्माण में क्या होता है कि नर और मादा जनकों में यौन जो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, जो नर और मादा जनकों में यौन कोशिकाएं बनती हैं उसमें गैमीट्स का निर्माण होता है। अब अगला इसका जो चरण होता है तो वो हो जाता है निषेचन, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु का संयोग हुआ। सबसे पहला हम देख लेते हैं, जो हमारा सबसे पहला होता है गैमीट्स निर्माण। अब गैमीट्स निर्माण क्या होता है कि जब नर और मादा जनकों में यौन कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, यौन कोशिकाएं यहाँ पे निर्माण हो रही हैं। अब दूसरे स्टेज में क्या होता है कि जो ये फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों का संयोग हो जाता है उसको हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। ये दो प्रकार का हो सकता है, जो फर्टिलाइजेशन है ये दो प्रकार का हो सकता है। तो पहला हो सकता है जो आंतरिक निषेचन और दूसरा हो जाता है हमारा बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन किस में होता है? जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वह किस में होता है मुख्यतः? तो ये होता है जैसे कि मानव हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, ठीक है, भैंस हो गई, ऐसे जो हमारे जानवर होते हैं पशु, उनमें हो जाता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किस में होता है? जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में होता है? तो यह हो जाता है जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तीसरा चरण है हमारा गर्भधारण और विकास।
जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब निषेचन के बाद, ठीक है, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद एक कोशिकीय युग्मनज यानी जिसको हम जाइगोट बोल देते हैं, जो विभाजित होकर के भ्रूण या एम्ब्रॉय का निर्माण करता है या में विकसित करता है। ठीक है, जो भ्रूण में विकसित होता है एक कोशिकीय युग्मनज जिसको हम जाइगोट बोल देते हैं, जो विभाजित होकर के भ्रूण यानी एम्ब्रॉय में विकसित होता है। ठीक है, अब चौथा इसका स्टेज हो जाता है संतान का जन्म या अंकुरण, इसको हम बोल देते हैं बर्थ और जर्मिनेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो जैसे अब गैमेट्स बन गया है, ठीक है, अब विकास के बाद एक नई संतान उत्पन्न होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये होता है इसमें एक नई संतान का उत्पन्न होना बताया जाता है। अब लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन के लाभ देख लेते हैं, इसमें क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन के लाभ क्या होते हैं। तो इसमें संतानों में विविधता यानी वेरिएशन होता है। जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें जो संतान होती हैं उसमें वेरिएशन पाया जाता है। अब कभी संतान माँ के जैसे हो जाता है या कभी संतान पिता के जैसे, या हमारे परिवार में किसी भी सदस्य जैसे दादा दादी हैं उनके जैसे भी कभी संतान उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो हमारा जीन होता है, ठीक है, आने वाली हर जनरेशन में उसका इफेक्ट पड़ता है, जिससे वे पर्यावरणीय परिवर्तन को बेहतर झेल सकते हैं। ठीक है, जो यह प्रजातियों के विकास में इवैल्यूएशन में सहायक होते हैं, ये प्रजातियों के विकास में सहायक होते हैं। अलैंगिक प्रजनन के लाभ देख लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन के क्या लाभ होते हैं, तो सबसे पहला देख लेते हैं, ये सरल और तेज प्रक्रिया होती है। जो अलैंगिक प्रजनन होता है, जो लैंगिक प्रजनन होता है वह बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। ठीक है, हमें 4 महीने से लेकर के और 12-15 महीने तक लग जाते हैं जीवों में प्रजनन को पूर्ण करने में। और जो हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है वह बहुत ही सरल और बहुत ही तेज प्रक्रिया होती है। एक ही जीव कई संतानों को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और जो हमने लैंगिक प्रजनन पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि उसमें एक ही जीव कई संतानों को उत्पन्न नहीं कर सकता, बल्कि जो 2 पेरेंट्स का होना उसमें आवश्यक होता है। ठीक है, और ये अनुकूल परिस्थितियों में बहुत उपयोगी होता है। जो अलैंगिक प्रजनन होते हैं उसमें यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों हम आज इतनी ही क्लास रखेंगे। आज हमारे प्रजनन वाला जो क्लास पूरी हो चुकी है। आपको कुछ बैक्टीरिया के प्रकार मैं कल बताऊंगी, ताकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो किसी दूसरी क्लास के साथ में ऐड कर दूंगी, छोटा सा टॉपिक कोई लेकर आऊँगी और उसी के साथ में इसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, बैक्टीरिया के प्रकार, ये जो कोकाई होता है आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, ये छड़नुमा होता है, गोलाकार जो होते हैं, तो ये किस प्रकार से होते हैं मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कल वाली क्लास में। दोस्तों हम आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप इस वाली क्लास को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार देख लीजिए, तो आपको शायद लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्लास को करते हैं ख़त्म। बाय।